हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान सर और आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं और इन एग्ज़ाम्स में एक जो वर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है जिसका नाम है कॉम्पिटेंसी, है ना। कॉम्पिटेंसी क्या है भैया, है ना। कॉम्पिटेंसी क्या होती है, व्हाट आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। आज इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। मैं आपके लिए कई सारे जो है टाइप्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी इस वीडियो में लेकर आया हूँ। उनको किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से हम उनमें फुल मार्क्स ले सकते हैं, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो टॉपिक है वो यही है कि व्हाट इज़ कॉम्पिटेंसी, है ना। पहला सवाल यही है कि भाई कॉम्पिटेंसी होता क्या है। तो देखिए कॉम्पिटेंसी क्या है, ये एक एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट। यानी ये एक एबिलिटी है, एक क्षमता है आपकी, क्या है, एक क्षमता है। और इस क्षमता का प्रयोग क्या कब करते हैं आप, टू परफॉर्म टास्क इफेक्टिवली इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। यानी कि देखिए दो तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो चीज़ों को रट लेते हैं, फैक्ट को रट लेते हैं। दूसरे वो बच्चे होते हैं जो चीज़ों को समझते हैं, है ना, और बहुत अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और उन चीज़ों का इस्तेमाल, उन जो पॉइंट्स है उनका इस्तेमाल अपने आंसर में करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रटने वाले बच्चे होते हैं, मेमोराइजिंग फैक्ट, है ना। यानी वो चीज़ों को रट लेते हैं और एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, क्योंकि उनका पर्पज़ होता है सिर्फ एग्ज़ाम में मार्क लेना। ठीक है। देखिए बच्चों, कॉम्पिटेंसी का मतलब यही है कि आप जो है किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट को कितना सीखते हैं, कितना समझते हैं और रियल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल लाइफ में उन चीज़ों को कितना इस्तेमाल करते हैं। जब आपसे कोई क्वेश्चन अप्लाइड एप्लीकेशन बेस्ड जब क्वेश्चन आपसे किया जाता है ना, तो आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से उसको फेस करते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, चीज़ों को आपने बहुत डिटेल में अच्छे से समझा होता है बजाय रटने के, तो आप कॉम्पिटेंसी बेसिस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। ठीक है। तो इन क्वेश्चन से कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि एक टाइम था जब चीज़ों को रटते थे हम लोग, है ना। तो अब चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है और समझ के ही अपने आंसर्स को लिखना है। ठीक है। तो भैया अब दूसरा सवाल ये है कि हम कॉम्पिटेंसी की बात क्यों कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए हमें चलना होगा नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ज़रा देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है कॉम्पिटेंसी एंड सोशल साइंस। इन दोनों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है ना। लोग समझते हैं कि भाई जो सोशल साइंस है वो सिर्फ रटने वाला या क्वेश्चन आंसर याद करने वाला सब्जेक्ट है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक चीज़ समझाई थी कि जो हमारा सोशल साइंस है वो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाला सब्जेक्ट है। चीज़ों को सीखने और समझने वाला सब्जेक्ट है, ना कि उनको रटने वाला। और बिल्कुल उन्हीं चीज़ों को सीबीएसई भी पूछ रहा है। देखिए अगर हम पहले पॉइंट की तरफ ध्यान दें तो देखिए ज़रा, फॉर दी 2026 सीबीएसई क्लास 10th सोशल साइंस यानी एसएसटी एग्ज़ाम में क्या होने वाला है, 50% ऑफ द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो हमारा जो 50% पेपर होने वाला है बच्चों, जो हमारा 50% यानी हाफ जो पेपर होने वाला है वो कैसा होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। यानी उसमें आपको वही सवाल पूछे जाएंगे जिनमें आपको चीज़ों को समझना है ना, और अपना थोड़ा दिमाग को यूज करना है, अपने स्किल्स को यूज करना है और उनको आंसर करना है। ये किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा सेट लेकर आया हूँ आपके लिए। इसमें हर तरह के सवाल को मैं आपको अच्छे से बताऊँगा किस तरह से आप उसमें जो है स्किल्स को लगाएंगे और किस तरह से आप पूरे नंबर से में ले सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें वही सारी बातें की गई हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दीज इंक्लूड एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। तो ये नए नए तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, है ना। यानी कि एमसीक्यू आप जैसे एक नॉर्मल एमसीक्यू होता है, यहाँ पर एमसीक्यू थोड़ा सा घुमा फिरा कर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। और केस बेस्ड क्वेश्चन जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी इसको कहा जाता है, जिसको आप पैसेज कहते हैं। उस तरह के सवाल भी आपको इसमें पूछे जाएंगे। उसके अलावा कुछ स्टेटमेंट से रिलेटेड सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आगे हम उन पर डिस्कस करेंगे। देखिए मैं टाइप्स मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं आपको कि भाई जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, वो होगा आपका एमसीक्यू टाइप। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका होगा, यानी एक क्वेश्चन से मेरा मतलब एक टाइप आपका होगा असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। ठीक है। क्या होता है अभी आगे डिस्कस करेंगे। एक आपका होगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और चौथा आपका होगा केस बेस्ड क्वेश्चन, है ना। इसके अलावा भी कई क्रिएटिव क्वेश्चन लाइक कि पाई चार्ट आपको दे दिए, है ना, उससे रिलेटेड आपको कोई डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, है ना। यानी कि चीज़ों को थोड़ा क्रिएटिव वे में आपसे पूछने की कोशिश करेंगे, बजाय कि जैसा आपने बिल्कुल बुक में डेटा को पढ़ा हुआ है सिंपल उस तरह से नहीं पूछेगा। ये थोड़ा सा घुमा फिरा कर, थोड़ा सा क्रिएटिव बनाकर, है ना, आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है।
तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। मैं आपके लिए एक सेट लेकर आया हूँ, उसमें मैंने हर तरह के क्वेश्चन को ऐड। तो देखिए बच्चों, पहला जो सवाल है, जो पहला जो टाइप है वो आपका एमसीक्यू है। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यू आपको दे रखा है, ये तो हालांकि बहुत ही सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि आपसे नॉर्मली सवाल पूछे जाते हैं उसी तरह का है। ठीक है, देखिए, अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिड महात्मा गांधी लॉन्च ए सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका में किस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट को जो है लॉन्च किया था। तो इसमें कई सारे आपको फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दे रखे हैं, जैसे रेसिज्म है ना, एजिज्म है, सेक्सिज्म है, कास्टिज्म है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं कि रेसिज्म के खिलाफ यानी नस्ल भेद के खिलाफ, नस्ल भेद के खिलाफ है ना, ये जो है गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह का जो पहला जो प्रयोग किया था वो साउथ अफ्रीका में किया था। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, वो क्या क्या है कि भाई किस चीज़ के लिए किया था, तो आप जानते हैं रेसिज्म के खिलाफ किया था। दूसरा, कहाँ पर किया था पहला प्रयोग, आउट ऑफ इंडिया, तो वो आपका हो जाएगा साउथ अफ्रीका। फिर उसके बाद महात्मा गांधी इंडिया भी आए और इंडिया में भी इसके यानी सत्याग्रह के बहुत सारे उन्होंने जो है प्रयोग किए, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए एक और देखिए बच्चों, एक सवाल है, मैं आपको एक्चुअल में यही दिखाना चाह रहा था। देखिए क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपसे पूछा गया है ना, जो आपका थोड़ा सा टाइम भी लेगा एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। उमर वांटेड टू लर्न मोर अबाउट द ऑटोमन एम्पायर, यानी कोई व्यक्ति उमर है या उमर है जो है ऑटोमन एम्पायर के बारे में पढ़ना चाहता था, जानना चाहता था। तो अब आप ये बताइए कि वो किस यूरोपियन कंट्री को विजिट करे, है ना। आपको यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ के नेम दे रखे हैं, जैसे फ्रांस है, बुल्गारिया है और ऑस्ट्रिया है एंड स्विट्ज़रलैंड है। तो आपको ये बताना है कि भई अगर हमको जानना है ऑटोमन एम्पायर के बारे में तो किस कंट्री को विजिट करा जाए। ठीक है, तो देखिए आंसर बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किस तरह से आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और ज़रा देखिए यहाँ पे क्या आपको बताया गया है, तो ज़रा समझिए स्टोरीज के पीछे क्या है। देखिए 1871 के बाद, ठीक, जो हमारे बाल्कन नेशंस थे, ठीक है, उनमें काफ़ी जो है नेशनलिस्ट टेंशन पैदा हो गई। ठीक है, वो एक फोकल पॉइंट बन गए इस सब चीज़ों के। ठीक, हालांकि इस बात से भी कोई मतलब नहीं, आप स्टोरी को कनेक्ट करते रहिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ के नेम दे रखे हैं बच्चों, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ठीक है, ग्रीस, तो कई सारी कंट्रीज़ के यहाँ पे नेम दे रखे हैं। ठीक, अब आप जानते हैं ये सारी की सारी आज के ज़माने की वो कंट्री हैं जो उस टाइम पीरियड पर बाल्कन नेशंस में आती थी या बाल्कन नेशन के पार्ट थी। आज के टाइम में इनके नेम ये हैं मॉडर्न नेम, लेकिन उस ज़माने में बाल्कन के पार्ट थे ये। ठीक, और जो बाल्कन नेशंस थे, देखिए अब अगली लाइन पढ़िए, बाल्कन्स वॉज अंडर ऑटोमन एम रूल। ठीक, यानी जो बाल्कन नेशंस थे या बाल्कन थे वो ऑटोमन के अंडर में थे। तो अब आप समझिए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया एंड स्विट्जरलैंड। तो अब आप ज़रा देखिए कि भाई इनमें कौन सी कंट्री जो है कॉमन है। बुल्गारिया का नाम हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, बुल्गारिया का नाम दिख रहा है, और बुल्गारिया किसका पार्ट था, यानी कि बाल्कन का, और बाल्कन किसका पार्ट था, यानी किसके अंडर में था, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में। तो अगर हमको ऑटोमन एम्पायर या ऑटोमन रूल के बारे में जानना होगा तो हम बुल्गारिया को विजिट कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। तो देखिए इसीलिए इसका जो आंसर होगा बच्चों वो आपका बुल्गारिया हो जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डिमांड ऑफ श्रीलंकन तमिल्स वॉज रिपीटेडली डिनाइड, श्रीलंकन तमिल की कौन सी जो डिमांड थी उसको बार बार जो है डिनाई किया जा रहा था। तो देखिए, डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, डिमांड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डिमांड फॉर राइट टू वोट, डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय दी तमिल्स। तो देखिए देखने में चारों ऑप्शन काफ़ी रिलेटेड लग रहे हैं, है ना। यहाँ पर वैसे ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आप ये देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, कि जो तमिल लोग थे वो डिमांड कर रहे थे कि जिन एरियाज़ में उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, मोर ऑटोनॉमी दी जाए। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक नए तरह का सवाल इस तरह से आपके सामने आ सकता है एग्जाम में, वो क्या है कि आपको यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, ठीक है, और साथ साथ आपको कुछ इसमें कॉलम्स एंड रॉज दी हुई हैं। तो जरा देखिए यहाँ पर आपको एक सिंबल दे रखा है और उसको सिग्निफिकेंस दे रखा है। हमें चेक करना है कि कौन सा वाला जो है इसमें इनकरेक्ट है। हमें क्या चेक करना है कि इनकरेक्ट कौन सा वाला है। ठीक है, तो ज़रा देखिए
रेड कैप जो है आपका लिबर्टी को शो कर रहा है, सही है। ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ वेटिंग स्केल्स, जस्टिस को शो कर रहा है, ठीक है। और ट्राई कलर जो है आपका वो हीरोइज्म को शो नहीं करता है, जबकि स्वर्ड आपको रेडीनेस टू फाइट को शो करती है। तो यहाँ पे जो रॉन्ग है यानी कि इनकरेक्ट जो मैच्ड है वो आपका आर वाला है, ठीक है। तो आर कहाँ पर है, आर है सी पर, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, उसमें क्या है ज़रा देखिए। यहाँ पर हमको दो कॉलम दे रखे हैं, उनको मैच करना है और मैच करने के बाद सही कॉम्बिनेशन हमको ढूंढना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम एक मेथड का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हम एलिमिनेटिंग मेथड, ठीक है। इसमें हमको क्या करना होता है कि हमको पहले वो ऑप्शन ढूंढना होता है जो हमें बहुत अच्छे से पता है, यानी कि हम श्योर है 100%। फॉर एग्जाम्पल इस ऑप्शन में हम देखते हैं जो डी है आपका सफरेज, वो राइट टू बोर्ड होता है, ठीक है, राइट टू बोर्ड होता है। तो आप ये देख लें कि भाई जो डी है वो थर्ड से मैच कौन से वाले कॉम्बिनेशन में है। तो जो डी है आपका वो थर्ड से है, पहले ही कॉम्बिनेशन में मैच है, तो इसका मतलब है कि ए है वो सही ऑप्शन है इसका, ठीक है। चाहे तो आप वेरीफाई कर सकते हैं इस आंसर को, जैसे कि अगर हम इसका कोई भी रैंडमली एक ऑप्शन और देख लें कि जो है बी इसका वो ए से मैच होना चाहिए, तो बी यानी यूटोपियन क्या है, ए से मैच्ड है, यानी विजन ऑफ सोसाइटी, सही है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से हमने बाकी सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, इस ऑप्शन को हमने चूज कर लिया और यही इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ भी सेम करना है आपको, यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा वाला ऑप्शन हमको 100% आता है। तो देखिए रोलट एक्ट जानते हैं आप 1919 में है ना, 1919 में। तो आप ये देख लें सबसे पहले कि जो ए है वो फोर्थ के साथ कहाँ मैच्ड है। तो ए फोर्थ के साथ दो जगह मैच्ड है। देखिए पहला ए कॉम्बिनेशन में भी है और डी कॉम्बिनेशन में भी है, तो इस सिचुएशन हमको एक ऑप्शन और ढूंढना होगा। तो एक ऑप्शन और ढूंढ लेते हैं हम, पार्टीशन ऑफ बंगाल, देखिए आप जानते हैं है ना, या फिर आप सत्याग्रह का मूवमेंट अहमदनगर में, सॉरी अहमदाबाद में जानते हो है ना, यदि एक ऑप्शन और ढूंढना होगा आपको। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल आप देखेंगे इसके जस्ट सामने वाला ही है 1905। तो आप ये देख लें कि बी ऑप्शन सेकंड से कहाँ मैच है, तो बी ऑप्शन सेकंड से मैच इसमें तो नहीं है, इस वाले में है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ कॉमन आ गई, इसका मतलब ये क्या है, ये सही ऑप्शन है। तो इसका जो ए है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने बाकी को एलिमिनेट कर दिया। चलिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए आपको सेम वही चीज़ करनी है, एलिमिनेट करना है गलत आंसर को, और सही आंसर जिस पर आप 100% श्योर है उसको आप जो है मैच करके देख लेंगे। जैसे कि इसमें मैं डी देख पा रहा हूँ, रिमूविंग बैरियर्स। तो रिमूविंग बैरियर्स जो ट्रेड से बैरियर हटाती है सरकार, इसको लिबरलाइजेशन कहा जाता है, इस प्रोसेस को लिबरलाइजेशन कहा जाता है। ये डी जो है पहले से मैच होना चाहिए। अब डी पहले से मैच कहाँ कहाँ है भी देखिए, इसमें भी और इसमें भी है, यानी ए और बी दोनों कॉम्बिनेशन में है। तो हमें और ऑप्शन तलाशने होंगे इसमें। और ऑप्शन देखते हैं ग्लोबल ट्रेड, आप जानते हैं कि ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करता है WTO है ना। तो आप ये देख लें कि भी जो सी है वो दूसरे से कहाँ मैच है, तो सी दूसरे से पहले वाले मैच है। अब दो दो ऑप्शन यहाँ पे कॉमन हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ए वाला जो है सही जवाब है इसका, ठीक है। तो इस तरह से बाकी दो को हमने एलिमिनेट कर दिया। और जरा देखिए यहाँ पर हमको सिंबल देखने हैं पार्टी के, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो घड़ी होती है यानी जो क्लॉक है वो आपका NCP का है, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो डी जो है थर्ड, डी थर्ड एक ही जगह पर है बस, जिसमें हम श्योर हैं। तो यही ऑप्शन यानी कि कॉम्बिनेशन सी है, ये सही हो जाएगा इसका, ठीक है। बाकी चाहे तो आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम देखें ए, तो ए फोर्थ से मैच होना चाहिए। तो ए क्या है, ए है फुल, तो ये फुल होता है TMC का। तो देखिए फोर्थ से बताया यहाँ पे, फोर्थ से मैच करके देखता हूँ मैं, हाँ जी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये MCQ में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक नए तरह के क्वेश्चन आपको और MCQ में देखने को मिलेगा, वो है आपका फिलप्स। तो जरा देखिए फिलप्स में आपको किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिले। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, MCQ की तरह ही है, बस फिलप्स के फॉर्म में दे रखा है। आपको चारों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है। यंग इटली वॉज फॉर्म बाय, तो किसने फॉर्म की थी यंग इटली, मैजनी ने, है ना, गोसिपी मैजनी, इसका सही आंसर डी हो गया। इन 1815 में बीना कांग्रेस यानी टीटी बीना को किसने होस्ट किया था, ये किया था आपके ड्यूक मेटरनिक ने, तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब देखिए डैश वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर इन ए सेरेमनी हेल्ड एट बर्सेल, तो बर्सेल्स में एक सेरेमनी हेल्ड हुई थी, यहाँ पे जर्मन एम्परर बनाया गया था, यानी प्रोक्लेम किया गया था किसको, विलियम फर्स्ट को। ए ऑप्शन का सही है ना। इसका नाम कहीं कहीं आपको कैसर विल्हेम फर्स्ट भी दे रखा हो सकता है, या विलियम फर्स्ट इसका सही आंसर है। चलिए वो उसी के दोनों नाम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए ये G20 का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। हालांकि मैंने जो गाइडलाइन पढ़ी थी, जो मैंने इस बार का जो सिलेबस चेक किया था, उसमें G20 का जिक्र नहीं था, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है न्यू बुक्स में। G20 कब जो है एग्जिस्टेंस में आया, ठीक, तो किस ईयर में आया यही बताना है आपको सिर्फ। तो ये तो एक तरह का फैक्ट बेस वाला ही क्वेश्चन है ना। तो इसका बी ऑप्शन जो है 1999 यानी कि 1999 इसका सही आंसर है। चलिए अब हम एक नए तरह के क्वेश्चंस के तरफ चल रहे हैं, जो आपका है एसर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। देखिए बच्चों ये नया तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको ये करना होता है कि यहाँ आपको इसमें दो स्टेटमेंट दे रखी होती हैं। जैसे एक स्टेटमेंट ए दे रखी होगी आपको, एसर्शन यानी कोई कथन दे रखा होगा आपको, ठीक। दूसरा आपको आर दे रखा होगा यानी उसका रीजन, ठीक।
तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले वो समझ लीजिए आप, है ना। इन क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई दो स्टेटमेंट है, एक ए है एक आर है। आपको पहले ये पहचान करनी है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। दूसरा, इस स्टेटमेंट में भी यही देखना है आपको, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो पहला काम क्या है आपका कि दोनों स्टेटमेंट को चेक करना है कि क्या वो स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। दूसरा काम ये करना है कि क्या इन दोनों में कोई संबंध है या नहीं है। संबंध भी कैसा, संबंध होना चाहिए बिकॉज वाला। क्या होना चाहिए बच्चों, बिकॉज का रिलेशन इनके साथ में होना चाहिए। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि मैं पानी पीता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं पानी पीता हूँ। नीचे मैंने लिखा है पे ए में दे रखा है मैं पानी पीता हूँ, बी में आर में दे रखा है मुझे प्यास लगती है। ठीक, तो पहले मैंने ये देखना है कि क्या ये सेंटेंस सही है, मैं पानी पीता हूँ, हाँ ये सही बात है। दूसरा, मुझे प्यास लगती है, ये भी सही बात है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। अब दोनों में क्या कोई संबंध है, बिकॉज वाला संबंध है कि नहीं, देखो बिल्कुल, मैं पानी पीता हूँ बिकॉज मुझे प्यास लगती है। ठीक है, तो इस तरह का रिलेशन आपको जो है इसमें देखना है कि क्या बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। ठीक है, नहीं बन पा रहा है तो ज़बरदस्ती बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको चारों ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, जो सुटेबल ऑप्शन है उसको आप करेक्ट कर देंगे। जैसे इस कंडीशन में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें ए वाला सही होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर आपका देखो एसर्शन भी ठीक है एंड उसका रीजन आर भी ठीक है, और दोनों मतलब जो आर है वो ए का एक्सप्लेनेशन भी है, यानी उसको एक्सप्लेन करता है, यानी बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। ठीक है, इसके अपोजिट भी हो सकता है कि भाई हो सकता है ए भी ठीक हो आपका और आर भी ठीक हो लेकिन जो आर है वो ए को एक्सप्लेन ना करता हो। ठीक है, जैसे दो स्टेटमेंट आपको दे रखी है मान के चलिए, है ना, एक स्टेटमेंट कोई भी दे रखी है, दूसरी स्टेटमेंट कोई सी दे रखी है, यानी आर और ए। अब दोनों ही अपने आप में ठीक हैं लेकिन आपस में इनका कोई संबंध नहीं है। ठीक, तो यानी कि जो आर है वो उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम बी को सही कर देंगे। इसके अलावा और भी सिचुएशन हो सकती है, जैसे हो सकता है अभी जो स्टेटमेंट दे रखी हो आपको, दो में से पहली वाली सही हो दूसरी गलत हो, या पहली वाली गलत हो दूसरी सही हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड करे हैं, उनके थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने ये आया है। ठीक, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसमें दो स्टेटमेंट है, एक है आपका एसर्शन और दूसरा है आपका रीजनिंग इन रीजन। तो देखिए पहले एसर्शन को देखेंगे हम। नेपोलियंस फ्रेंच आर्मी ब्रॉट डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस अक्रॉस यूरोप बाय 1804। तो क्या जो नेपोलियन की आर्मी थी वो डेमोक्रेसी लेकर आई थी, नहीं, गलत ऑप्शन है, यानी जो स्टेटमेंट है गलत है। दूसरा, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज, ये बात सही है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों, इस सिचुएशन में हम ये करेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, डी ऑप्शन सही हो रहा है, यानी कि जो हमारा एसर्शन है वो गलत है, फॉल्स है ना, बट आर इज ट्रू, यानी दूसरी स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलिए और समझते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ बच्चों, पावर शेयरिंग कैन हेल्प टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। क्या ये बात आपको सही लग रही है, हाँ जी सही लग रही है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। पावर शेयरिंग इंश्योर दैट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आर इंक्लूडेड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, रिड्यूसिंग मार्जिनलाइजेशन एंड फोस्टरिंग इंक्लूसिविटी। यानी कि अगर हम ध्यान से इन दोनों स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि पावर शेयरिंग क्या करती है, कन्फ्लिक्ट को घटाने में मदद करती है। किस तरह से, बिकॉज ये इंश्योर करती है कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं वो डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किए जाएँ, है ना, जो भी प्रोसेस में शामिल किए जाएँ, और जो मार्जिनलाइजेशन है ना उसको रिड्यूस करें, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि किसी ग्रुप को अलग यानी वंचित ना करें, है ना, और इंक्लूसिव करें, उनको सबको ऐड करें, समाहित करें सबको। ठीक है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए को एक्सप्लेन भी करता है। देखिए इसमें एसर्शन क्या दे रखा है बच्चों, इसमें एसर्शन दे रखा है इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज लीडिंग टू वाटर स्कैरसिटी, कि भाई जो पॉपुलेशन में अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो क्या वो वाटर को जो है वाटर की स्कैरसिटी का कारण बन सकती है, हाँ बिल्कुल बन सकती है ना, ज़्यादा यूज भी करेगी और ज़्यादा वेस्ट भी करेगी, तो वो जो है वाटर स्कैरसिटी का कारण बन सकती है। नहीं, स्टेटमेंट पहले सही है। दूसरा रीजन, क्योंकि डैम्स आर द मेन रीजन बिहाइंड वाटर स्कैरसिटी, क्योंकि वाटर स्कैरसिटी के पीछे जो मेन कारण वो क्या है, डैम्स है। ऐसा है क्या, नहीं भैया ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो आपका एसर्शन ए सही है
और जो आर है वो गलत है, यानी जो आपका थर्ड जो होता है सी सही हो जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, ये तो थे आपके एसर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन। मैं आपको हर तरह के एक दो सवाल दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें ही एक जो आपका क्वेश्चन है वो आता है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी होगी आपको और आपको पहचानना है कि क्या वो स्टेटमेंट सही है या सही नहीं है। ठीक है, यहाँ भी फोर ऑप्शंस हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है देखिए। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज रॉन्ग, सेकंड सॉरी इसमें दे रखा है स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। बोथ दोनों सही हो सकती हैं। ठीक है, या फिर बोथ दोनों गलत हो सकती हैं, या फिर पहली सही दूसरी गलत हो सकती है। ठीक है भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको स्टेटमेंट दो दे रखी हैं, दो में से क्या हो सकता है, या तो दोनों सही या दोनों गलत, पहली सही दूसरी गलत, पहली सही गलत दूसरी सही, ये चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन दे रखा है, तो क्या है ज़रा देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट वन, मैटरनिक डिस्क्राइब मैजनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ और सोशल ऑर्डर, यानी उनके सोशल ऑर्डर के लिए जो मैजनी थे भाई साहब वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थे, मोस्ट डेंजरस उनके दुश्मन थे वो। ठीक है, ये बात मैटरनिक ने कही थी, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, तो इस समय क्या पता लगा कि जो स्टेटमेंट वन है वो सही है। अब स्टेटमेंट टू देख लेते हैं। वॉर्न इन जेनेवा मैजनी वर्क फॉर द इंडिपेंडेंट एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही है, फैक्ट है कि जो मैजनी है वो जेनेवा में पैदा भी हुए और उन्होंने इटली की यूनिफिकेशन के लिए काम भी करा। तो इस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखिए जो आपका बी ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टेटमेंट तो एक तरह से भाई नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ही है ये। अगर आपको स्टेटमेंट याद है, अगर हिस्ट्री की है या फिर आपने वो पढ़ रखी है ऑलरेडी, तो आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। बॉक्साइट इज द रॉ मटेरियल फॉर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। हाँ सही है ना, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम के लिए ज़रूरी होता है इंडस्ट्री के लिए। दूसरा, एल्यूमिनियम इज द कोरोसिव रेजिस्टेंट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। यानी बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम के लिए भी, जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी ज़रूरी होता है, रॉ मटेरियल होता है उसका। और ये क्या होता है, कोरोसिव रेजिस्टेंट का मतलब जो जंग वगैरह नहीं लगती है ना, इसका जो है हाँ जंग नहीं लगती है इस पर। और ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी होता है ना, एल्यूमिनियम के तार वगैरह बनते हैं, वायर्स बनते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई रिलेशन नहीं दिखाना है, बस आपको इतना बताना है कि स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो वही आपका बी, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। चलिए तो इस तरह के क्वेश्चन आपने देख लिए। अब देखिए और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों आपके, तो ये है पैसेज बेस्ड, इसको आप केस बेस्ड भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप सोर्स बेस्ड भी कहते हैं और इसको आप पैसेज भी कहते हैं। ठीक, इसमें क्या करना होता है बच्चों, आपको ज़रा ध्यान से समझिए। ये बहुत ईजी क्वेश्चन होता है और 4 नंबर के क्वेश्चन होता है ये, और ऐसे 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, यानी 12 नंबर। इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है ना। इसमें आपको करना क्या होता है, इस क्वेश्चन को करने का जो ट्रिक है वो सबसे पहले ये है कि देखो छोटा सी पैसेज, ज़्यादा बड़ा पैसेज नहीं है, 8 से 10 लाइन का पैसेज है। इस पैसेज को पढ़ने से पहले आपको इसके क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए। जैसे इसमें दे रखा है व्हाट टाइप्स ऑफ नीड्स आर मेड बाय लोन्स। ठीक, तो यहाँ पे कॉमन वर्ड क्या हो गया, नीड्स, लोन्स, ऐसे आप थोड़ा दिमाग में रखेंगे। ठीक, दूसरा, हाउ डिड येलम्मा गेट ए लोन फ्रॉम दी कोऑपरेटिव। येलम्मा कोई व्यक्ति है, इसमें इसका जिक्र किया गया हुआ है इस पैसेज में। ठीक है, शुरुआती इसमें आप देख रहे हैं नाम दे रखा है येलम्मा। ठीक है, तो उसको जो है लोन कहाँ से मिला, कैसे मिला है, कोऑपरेटिव से, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे मिला, हाउ। तीसरा, हु कैन गेट अ लोन थ्रू दी कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव से कौन लोन ले सकता है। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, इसको करने का तरीका बता रहा हूँ। आपने क्या करा, तीनों क्वेश्चंस को पढ़ लिया, क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, हमको आंसर ढूंढना है और आंसर इस पैसेज के अंदर है। ठीक, अब जब हम इस पैसेज को पढ़ेंगे, ठीक, तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या थे, और जहाँ भी आपको वो रिलेटेड आंसर मिलेगा आप उसको टिक कर लेंगे। ठीक है, उसको टिक कर लेंगे। ठीक, और वहीं से अपना आंसर बना लेंगे। अब देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर का, बीच वाला 2 नंबर का है। ठीक, ऐसे ही आता है, 2 क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं इसमें, और एक क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला होता है। ठीक है,
देखिए व्हाट का आंसर एक नंबर में हो सकता है, हु का आंसर एक नंबर में हो सकता है ना, लेकिन हाउ डिड ये प्रोसेस बताना होगा इसमें। तो इसमें आपको थोड़ा सा लिखना होगा जिससे कि आपको 2 नंबर मिल जाए। तो ओवरऑल आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पैसेज वाले क्वेश्चन को करते समय आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों ही क्वेश्चंस के जो आंसर लिखेंगे आप, वो मैक्सिमम 100 वर्ड्स में होने चाहिए। ठीक, अब देखिए जरा आप, ये जो पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, ये 1 वर्ड का 1 सेंटेंस का होगा, ये भी 1 वर्ड 1 सेंटेंस का होगा तीसरा। थोड़ा सा आपको लिखना कहाँ पर है, दूसरे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है और मैक्सिमम आप 70-80 वर्ड्स अप टू 100 वर्ड्स में इसमें आंसर लिख देंगे। ठीक है, और यहीं आपको आंसर मिल देंगे। तो देखिए बच्चों, जैसा आप जानते हैं मैंने इस वीडियो का टाइटल ही दिया था कि भाई आपका जो डर है, कॉम्पिटेंसी का डर खत्म हो जाएगा। मैंने कोशिश करी है आपको कई तरह के क्वेश्चंस बताने के, है ना, बताने की कोशिश की है, और मैंने मोस्टली कई तरह के क्वेश्चंस में ऐड भी कर लिए हैं। इसके अलावा भी कुछ क्रिएटिविटी, है ना, कर दे सीबीएसई तो हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ आपको मैं, कई बार ऐसा होता है कि पाई चार्ट बना कर दे देता है आपको, है ना। मैं आगे पेज पे बताता हूँ। जैसे आपको कोई पाई चार्ट दे दिया उसने बना के, ठीक है, और उस पाई चार्ट में कोई डेटा दे दिया, तो इस पाई चार्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा ABCD करके। या कोई टेबल दे रखी है, इसमें बहुत सारा डेटा दे देगा आपको, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपको एग्जाम में थोड़ा सा अपना दिमाग घुमाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग को यूज़ करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है ना। डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल वही क्वेश्चंस हैं जो आप ऑलरेडी अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, बस ये नए रूप में आए हैं आपके सामने, है ना, जो आपको थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही तरीके से इनको सॉल्व करना है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी का मतलब बस यही है, ठीक है, कि आपकी क्षमता देखना चाहता है वो, कि क्या आप किताबी कीड़े हैं या फिर आप जो है रटने वाले हैं, या आप जो पढ़ते हैं उसको समझते हैं या नहीं समझते हैं। ठीक है, तो मैंने कई तरह के क्वेश्चन आपको इसमें बता दिए हैं, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, कि जो 5 नंबर का आपका लॉन्ग में क्वेश्चन आता है उसमें आपका क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकता है वो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई कोई एक्स व्यक्ति है, वो एक बिजनेस करना चाहता है, कुछ भी नाम उसका दे दिया, अब वो किस तरह से लोन लेगा, है ना, या फिर वो जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन लेता है तो किस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप उसकी हेल्प करेंगे। मतलब कुछ भी एक स्टोरी सी बना के आपको वो एक क्वेश्चन क्रिएट कर देगा। क्वेश्चन आपका काफ़ी लेंदी होगा वो, जिसको देख के बच्चा डरे, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। आपको कीवर्ड्स को पकड़ना है वहाँ पे, वहाँ पर आपको कीवर्ड्स को पकड़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप एक वर्ड दे दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, अब जाहिर सी बात है उसमें आपको क्या कर रहा है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के फंक्शन पूछ रहा है, किस तरह से हेल्प करता है क्रेडिट में, वो सब आपको बताना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, थोड़ी हेल्पफुल भी लगी होगी, और इससे आपको ज़रूर आपके बोर्ड एग्जाम में फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।